अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। मुस्लिम लीग नून में तंजीमें नौ कर दी गई है। नून लीग की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने तंजीमें नौ का एलामिया लंदन से जारी किया और अहदेदारों की तैनाती पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से की गई है। एलामिया के मुताबिक मरकजी और सूबाई सतह पर मौजूद तंजीमों को बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जबकि 16 नायब सदूर मुकर्रर किए गए हैं। एलामिया के मुताबिक मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और मरियम औरंगजेब को सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान मुकर्रर किया गया है, मगर अमली तौर पर पार्टी इख्तियारात किसके पास होंगे, यही हमारा सवाल होगा। नून लीग की तंजीम नौ शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का सीनियर नायब सदर और मरियम नवाज को नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। तौर पर पार्टी का कंट्रोल किसके पास होगा? दो ऑप्शंस हैं, शाहिद खाकान अब्बासी या फिर मरियम नवाज। सबसे पहले हम बेनज़ीर की तरफ जाएंगे। बेनज़ीर, इससे जुड़ी कुछ गुफ्तगू हमने कल भी की थी और कल ये कहा जा रहा था हमारे तजियाकारों की तरफ से कि कहीं ना कहीं संभाला तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से ही जा रहा होगा। तो अब ये जो तंजीमें नौ की गई है, इसमें आपको क्या लगता है किसके पास होगा अमली तौर पर इख्तियार? नहीं, कंट्रोल तो अब सा नवाज शरीफ के पास ही होगा, वो कायद हैं। ये बात बिल्कुल सही है, डायरेक्शन उन्हीं की तरफ से आएगी। वो दूसरी बात है कि आगे 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 आहिस्ता आहिस्ता मरियम नवाज अगर कंट्रोल ले लें पार्टी का। देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा ये कहा था कि जो फ्यूचर है इन पार्टियों का, पीपल्स पार्टी का भी मुझे लगता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, आप एग्री ना करें पर मुझे लगता है इन दोनों का फ्यूचर जो है वो फीमेल ही है। वो मेरे ख्याल से इस पार्टी को भी ख़वातीन ही है और मरियम नवाज ही है जो उसको इवेंचुअली आगे लेके चलेंगी। लेकिन अभी तो डायरेक्शन नवाज शरीफ से ही आएगी। वो कायद हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी को सदर लगा लें या नायब सदर लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सदर कौन है और नायब सदर कौन है। मसला ये है इस पार्टी का कि इस पार्टी की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि इस पार्टी की डायरेक्शन क्या है, इस पार्टी का बयानिया क्या है, वो हमें काफ़ी देर से समझ नहीं आ रहा। इलेक्शन से पहले कुछ और था, एक बड़ा एग्रेसिव सा था जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ आगे लेके चल रहे थे। इलेक्शन के बाद वो दोनों चुप कर गए। शहबाज शरीफ का हमें कभी समझ नहीं आया, कभी वो अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हमें कभी इस पार्टी का बयानिया समझ नहीं आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर आप लीडरों से ऑफ द रिकॉर्ड, जो मेरी बात हुई है कुछ से बिहाइंड द सीन्स, अगर आप उनसे बात करें तो वो भी आपको यही कहेंगे कि हमें नहीं समझ आ रही कि डायरेक्शन क्या है पार्टी की। हमें नहीं समझ आती कि कौन सा इशू हम उठाएं, कौन सा इशू ना उठाएं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है पार्टी की। 4 लोग 5 लोग बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमने अब ये इशू उठाना है, इस इशू के ऊपर शोर मचाना है, इस इशू के ऊपर नहीं मचाना। वो कहते हैं जो बाकी जो वर्कर हैं, जो मेंबर हैं, जो बाकी लीडर हैं इस पार्टी के, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इस पार्टी में हो क्या रहा है। एक और चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगी। अब सर देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी देर से ये बात करी कि हम मेंबरशिप ड्राइव करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है। अब बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, बिल पास हो गया है, वो पीटीआई करेगी और पंजाब में बहुत ज़रूरी है कि ये मेंबरशिप ड्राइव करें और एक जान डालें अब इस पार्टी के अंदर, एक बयानिया बनाएं इस पार्टी का। सही। तो आप मरियम नवाज का कह रही हैं कि आखिरकार मरियम नवाज के पास, लेकिन अभी कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब की तरफ से ही चलता रहेगा मामला। न्याजी साहब, जिस तरह बेनज़ीर जिक्र कर रही हैं कि अभी तक नून लीग में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आई, तो अब आप समझते हैं इस तंजीम नौ के बाद कोई डायरेक्शन हमें नून लीग की तरफ से बयानिया के हवाले से नजर आएगी? मेरा ख्याल है कि मैसेज इज़ लाउड एंड मैसेज इज़ क्लियर। ये पहली तो बात यह है कि मुस्लिम की जो तंजीम थी वो मौजूद ही नहीं थी। तो खुशाइन बात यह है कि बरस बाद मुस्लिम लीग ने अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया। बरस बाद मुस्लिम लीग ने बहुत सारे ओहदे कई सालों से खाली पड़े थे, वो उन्होंने कल पुर किए। लेकिन इसमें एक और अहम चीज़ ये है कि उन्होंने उन लोगों को आगे किया है कि जो कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स को लेकर चलने वाले हैं। मरियम को ऊपर लाना, राना सनाउल्लाह को पंजाब का सदर बनाना। मुझे तो हकीकत है कि सारी तंजीम नौ में राना सनाउल्लाह का पंजाब का सदर बनना, मेरा यकीन जानो, मुझे इतना अच्छा लगा है और मुझे इतनी खुशी हुई है। और दूसरा इसकी भी मुझे खुशी हुई है कि मरियम को फाइनली उन्होंने उसका जो फॉर्मल लॉन्चिंग किया, उनको एक ओहदा दिया, पहले ओहदे के बगैर काम करी थी। देखिए अब सर, ये जो साइंस है ना सियासत की, जो वोटर्स वोटर्स की, इसमें ये जहन में रखें कि इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसमें इख्तियारात शायद खाकान अब्बासी के पास होंगे या मरियम के पास होंगे। इसमें यह है कि वोटर सपोर्टर शिफ्ट जो है वो किधर हुआ है। वो अगर नवाज शरीफ से होगा तो वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ होगा, खाकान अब्बासी साहब की तरफ होगा, मरियम की तरफ होगा। तो वो आपके लिए खबर यह है कि वोटर सपोर्टर शिफ्ट जो है वो ऑलरेडी मरियम की तरफ हो चुका है। ये बात मैंने कई साल 1.5 साल पहले मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े कॉन्टेंडर ने कि अपनी फैमिली के बंदे को मुंह पे कही थी
कि आप चले जाएं और मरियम चली जाए पब्लिक के अंदर, लिबर्टी चौक पे चली जाए, लाहौर में, अनारकली चली जाए, किसी शहर में चली जाए, तो आपके वोटर बताएगा कि उनका लीडर कौन है। फिर आप एक और ज़हन में रखें कि बेनज़ीर भुट्टो बेटी थी भुट्टो की, मुर्तज़ा भुट्टो जो था वो बेटा था, उस जमाने में उसका ज्यादा स्कोप था, लेकिन वोटर्स ने ये कैसे फैसला कर लिया कि वो मुर्तज़ा भुट्टो से उन्होंने बेनज़ीर को तरजीह दी। इजाज़ुल हक बेटा था ज़ियाउल हक का, वोटर्स या जो सपोर्टर्स ज़ियाउल हक के साथ थे वो नवाज शरीफ की तरफ कैसे शिफ्ट हुए, जो एंटी भुट्टो वोटर था वो नवाज शरीफ की तरफ शिफ्ट कर गया था। तो ये वो साइंस है जो असल ताकत है, जो असल मैटर करती है, और दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जो अवाम को मन भाए। तो मरियम नवाज जो है वो बड़े खड़ाक से 5-6 महीने पहले अपनी लीडरशिप बनवा भी चुकी हैं, और हर तरीके से अपनी तकरीर से, अपनी मिजाज से, अपनी पॉलिटिक्स से, और बड़ा शानदार फ्यूचर है उनका, और उनका फ्यूचर जो है अनचैलेंजेबल है पाकिस्तान में। ठीक है, मरियम नवाज का आप ऑप्शन ले रहे हैं। शाद भट्टी साहब, अब हम किसको नून लीग को कंट्रोल करते हुए, नहीं है वो बेनज़ीर ने बात की, मैं उनसे एग्री करता हूं कि अमलन वो आप जिस तरह आप जिस पैराए में ले रही हैं उस पैराए में मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो दिया है कि मरियम जो है, ठीक है, आप सिर्फ मरियम नवाज की बात करें, आप कह रहे हैं उनका मुकाबला ही नहीं है शाहिद खाकान से। ठीक निजाम के साथ ठीक है भट्टी साहब, दुरुस्त। भट्टी साहब, एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनसे हमारा सवाल है, वो भी एक रिस्पेक्टेड शख्सियत हैं नून लीग में, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा, इस न्याई साहब ने कहा कि वो कारकुनों में बहुत मकबूल हैं और भी ज्यादा हो गई हैं। अब किसको हम देखेंगे, नून लीग को कंट्रोल कौन करेगा? तंजीम नौ और तंजीम नौ लंदन से, और लंदन से मुशावरत, जमहूरी पार्टी में लंदन से नामजदगियाँ, ठीक है जी, मान लिया आपका हक है ये, लेकिन ये सवाल जो आपने किया ये बड़ी चीटिंग है। इतना मुश्किल सवाल, इस सवाल का जवाब देने के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योमेट्री में पर अबूर बड़ा ज़रूरी है, और मैंने तो मैट्रिक भी आर्ट्स में किया है, मुझे तो पता ही नहीं है। और दूसरी बात है कि और दूसरी बात यह कि इरशाद ये ऐसे ही है जैसे इरशाद भट्टी की शायरी सुनकर कोई फरमा दे कि बताओ परवीन शाकर बड़ी शायरा थी या इरशाद भट्टी बड़ा शायर, या कोई पूछ ले उस्ताद इमाम दीन गुजराती बड़े शायर थे या इलामा इकबाल बड़े शायर थे, या कोई सवाल कर दे कि आरफ अलवी भी सदर है और ट्रंप भी सदर है, बताओ दोनों में ताकतवर सदर कौन है, या किसी से ये पूछ लेना कि एथोपिया भी एक मुल्क है और फ्रांस भी एक मुल्क है, बताओ तुम्हें वीज़ा किस मुल्क का चाहिए। मुस्लिम लीग नून मतलब मुस्लिम लीग नवाज, मरियम साहिबा कौन है? नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तख्त और गद्दी मरियम नवाज को सौंपा जाए, और ऐसे ही जैसे बकौल जरदारी साहब की अब तो आखिरी ख्वाहिश यही है कि बिलावल के सर पर वजारत उज़्मा का सेहरा देखूं। एक तरफ मरियम नवाज हैं, वो जो बिना ओहदे के सब ओहदे रखने वाले चौधरी निसार का क्रिया क्रम कर चुकी हैं, जो वालिद की जगह जेलें काटने वाले और मारे खाने वाले जावेद हाशमी को ये कहने की हिम्मत रखती हैं कि बीमार आदमी एहसान फरामोश आदमी। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी, वो जो बहसीयत वज़ीर आज़म बाकायम होशो हवास में फरमाए मरियम के मताहत काम करने में कोई हर्ज नहीं। लिहाजा हजूर, मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योमेट्री में अबूर ना रखने के बावजूद भी ये जुर्रत कर रहा हूँ कि कल भी कंट्रोल मरियम नवाज के पास था, आज भी कंट्रोल इन्हीं के पास है, कल भी कंट्रोल इन्हीं के पास रहेगा, और इसके इनके बाद इनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा। चलें ठीक है, आप कह रहे हैं कल भी मरियम नवाज के पास ही कंट्रोल था, आइंदा भी रहेगा। कि ये जो है नफ्सियात है वोटर्स की, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। ये राजीव के वक्त में असल एक्टिव जो था संजीव गांधी था इंदिरा गांधी के ऊपर, और उसकी बीवी एक्टिव हुई थी, लेकिन जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो राजीव गांधी उसकी जो उनकी संजय गांधी की बीवी की जमानत जब्त हुई। तो ये जो सियासत की जो विरासत है उसके अपने डायनेमिक्स होते हैं शिफ्ट होने के, उसके अंदर लोगों का अपना एक जो स्टाइल ऑफ थिंकिंग होता है। कारकुनों का क्या रिएक्शन है वो मैटर करता है इसके ऊपर। साफी साहब, जो भट्टी साहब ने बातें की हैं, आप किसी हद तक इत्तेफाक करेंगे? नहीं, देखिए, ये हमारे सियासी क़यादत पे हैरत होती है कि ये लोग फिर इलेक्शन में सिलेक्शन पे किस बुनियाद पे एतराज़ करते हैं। अगर यहाँ आप लोगों के पास इख्तियार है और आप इलेक्शन करने की बजाय पार्टी के अंदर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करते हैं,
तो फिर मुल्क में जिसके पास इख्तियार होगा तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करेंगे। फिर आप किस अखलाकी बुनियाद पे आप उन पे तनकीद करते हैं और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। ये जिस तरह सबने इससे पहले भी कहा कि ये तो ऑब्वियस है कि मरियम नवाज़ ही होगी, और बाकी पार्टियों में मसलन अभी ANP के अंदर इंतखाबात हुए, असफंदयार वली ख़ान ही सदर बन गए और उनके बेटे ही वो सूबाई सदर बन गए। लेकिन एक इंतखाबी प्रोसेस तो उन्होंने कर दिया ना। ये साहिबान इतनी भी जहमत नहीं करते, खुसूसन मुस्लिम लीग नून और PTI, इसके अंदर ये भी जहमत नहीं करते कि वो नाम नहाद कोई जनरल कौंसल का इजलास बुला लें, कोई एग्जीक्यूटिव कौंसल का इजलास बुला लें। पार्टी वर्कर से राय लेना तो दूर की बात है। जिस तरह वहाँ पे भी ना इंतखाब है ना और कुछ है, और जिसका जो चीज़ चाहे, अब कुछ अर्सा पहले खान साहब ने कर दिया, हफीज़ुल ये जो नियाज़ी साहब हैं हमारे नाम में भूल गया, तो उनको पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दिया, सैफुल्लाह नियाज़ी। अब पहले उनको जहांगीर तरीन ने आउट किया था, तो अब कुछ उनको कंपनसेट करने के लिए ये चीज़ उनको दे दी गई है। इस वक्त जितने भी PTI के लोग हैं वो नॉमिनेटेड है। आज़म स्वाति साहब उधर से आ गए, बाकी लोगों की छुट्टी करा दी, उनको पार्टी सौंप दी। आप बलूचिस्तान में देखें, आप सिंध में देखें, लेकिन चलो वो तो इस वक्त हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं ना, और चलो वो तो सिलेक्टेड है ना। ये अभी जो वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ आगे बढ़ रहे थे, खुद इनकी हालत ये कि अपनी पार्टी के वर्कर के वोट को इज्जत नहीं देते, तो कौम से किस बुनियाद पे मुतालबा कर रहे हैं कि वो वोट को इज्जत दे। यानी कल आप देखें कि ये सारे ओहदे हो गए, हमें वो नुमाइश इजलास तो बता देना कि चलो जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने बैठ के कोई इजलास किया है, कहाँ पे ये ओहदे उनकी बंदर बांट हो गई कि फ़लाँ जो है सीनियर नायब सदर होगा, फ़लाँ नायब सदर होगा और फ़लाँ जो है ये होगा। जाहिरी बात है कि वही, यानी पता नहीं है किसी को भी। यानी मैंने आपको बता दिया ना कि नाम नहाद इजलास भी नहीं हुआ है, जो तरीका अपनाया गया, एक प्रेस रिलीज आ गया कि फलां ये हो गया। तो कम से कम अगर ये लोग ये करते हैं तो फिर वोट को इज्जत दो का नारा ना लगाएं, फिर ये ड्रामा ना करें। फिर अगर इंतखाबात के दौरान इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन होती है तो फिर उस पर भी एतराज़ ना करें। इधर आपका बस चलता है तो आप लोग बैठ के ओहदे बांटते हैं। ठीक है साफी साहब, आगे बढ़ेंगे मज़ साहब की तरफ। मज़ साहब, जिस तरह साफी साहब ने कहा जब एक पार्टी वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी तो क्या इलेक्शन के जरिए ही होनी चाहिए थी पार्टी के अंदर ये तंजीमें नौ? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एक वायरस है जिसका नाम है नामजदगियाँ, और हत्ता के जमात इस्लामी जिसमें अमीर का इंतखाब होता है वहाँ भी ये वायरस मौजूद है कि वहाँ भी अमीर के बाद अमीर नामजदगियाँ करता है उसका अपना इंतखाब होने के बाद। लेकिन इन बड़ी पार्टियों में जिनमें अब तहरीक इंसाफ को भी वो वायरस लग गया है 2013 के बाद, उन्होंने भी ये तय कर लिया है कि हमने नामजदगियाँ ही करनी है। इसी तरीके से पार्टी इन्होंने नामजदगियाँ ही करनी है और हमें इसी तरह सियासत को आगे बढ़ाना है। तो ये तो एक मजमूई तौर पे हमारी सियासत का और हमारी जमहूरियत का अलमिया है कि हमारी सियासी जमातें अपने आप को जमहूरी करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ थोड़े से जो मेरी इत्तलात हैं, ये कोई 1-1.5 महीने पहले एक इजलास हुआ था। उस इजलास में ये जो नामजदगियाँ हैं इनका प्रपोज़ल एहसन इकबाल साहब की तरफ से दिया गया था और ये एक ड्राफ्ट की शक्ल में दिया गया था मियाँ साहब को कि इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। देखिए, मुस्लिम लीग नून इंडोर गेम्स खेलती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ज़माने में आउटडोर खेला करती थी, अब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आउटडोर खेलें। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो सियासी तारीख़ रही है वो इंडोर गेम्स की रही है, तो वो उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, शाहिद खाकान अब्बासी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्यों नामजद किया गया है, और इस मर्तबा वो वाहिद सीनियर वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और कोई नहीं है उनके साथ। लिहाजा जो अगर शहबाज शरीफ साहब सदारत से दस्तबरदार होते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में एक जहन बन गया है दोनों शरीफ बरादरान का कि कुछ अरसे के लिए और गालिबन अगले इलेक्शन तक के लिए ऐन मुमकिन है कि अगर नवाज शरीफ जो है वो अपना केस लूज कर जाते हैं और शहबाज शरीफ जो है वो लंदन में रहते हैं या वो जो है वो पीछे हट जाते हैं, तो नवाज शरीफ साहब इस चीज़ पर जहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं
कि शाहिद खाकान अब्बासी को पहले कायम मुकाम सदर बनाएंगे और मरियम नवाज उनके साथ रहेंगी और मरियम नवाज नंबर 2 के तौर पे रहेंगी ताह के मरियम नवाज अगले चंद सालों में, और अगर वो अपना केस जीते तब, हार गई तो फिर भी वो मरियम नवाज आउट हो जाएंगी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के आगे आए हैं और इस चीज का कभी इम्कान है कि वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और आगे अगर देखते हैं कि दोनों शरीफ ब्रादरान के बारे में क्या फैसला होता है उसके बाद ये पार्टी फैसला करेगी। न्याय साहब मुख्तसरन न्याय साहब जी जमात इस्लामी का तरीका ये है कि अमीर इलेक्ट होता है, उनकी शुरा इलेक्ट होती है। बिल्कुल अमेरिकन का स्टाइल नहीं है कि जैसे प्रेसिडेंट फिर अपनी कैबिनेट करता है तो फिर वो जाके कांग्रेस अप्रूव कराते हैं। जमात इस्लामी की सारी नामजदगियां जो है उनकी शुरा से अप्रूव होकर आती हैं। वो भी तो कोई जमहूरियत नहीं है, औरतें तो नहीं लड़ सकती ना जमात इस्लामी में इलेक्शन, ना माइनॉरिटीज लड़ सकती। क्या बात कर रहे हैं भाई? न्याजी साहब अमीर जमात इस्लामी भाई फैक्ट्स तो पहले देख लेना, उनका आइन पढ़ लें, उसके बाद मुझसे बात कर लें। आप लोग सारी बातें मैं आपकी मान रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं उसका ये है। देखिए ये है कि जमात इस्लामी की शुरा इलेक्ट होती है। नामजदगियां अमीर के पास कंप्लीट पावर होती हैं। आप अधूरा फैक्ट ना करें। जो अमरीकी सदर जो अपनी सारी कैबिनेट नामजद करता है और कांग्रेस से पूर्व होने के लिए जाती हैं वहां पे, तो क्या वो जमहूरियत में खलल आ जाता है? ये इस तरह नहीं होता। देखिए एक अमीर जो है इलेक्ट होता है और अगर आईन ये कहते हैं कि इमरान खान को इलेक्ट करो। पार्टी की कैबिनेट की बात कर रहे हैं आप या वैसी कैबिनेट की बात कर रहे हैं? जो उनको उनके एज एंड अबेट होते हैं, जो कैबिनेट होते हैं, पार्टी की कैबिनेट हो या जो भी हो, यही है ना। वहां के ओहदे का नाम क्या है? मोतमिद आम, मोतमिद खास। ये क्या है कि जनरल सेक्रेटरी, यानी कि आपके हेल्प, आपका अपना स्टाफ, ये होता है। बाकी वो इलेक्टेड आदमी होता है। अब उसको इलेक्शन को आप जो है अंडरमाइन साहब एक गलत रिवायात को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? गलत रिवायत है ही नहीं। एक पार्टी जनरल बॉडी किस लिए एक पार्टी ने टूटी फूटी जमहूरियत रखी जनरल बॉडी फिर आप रखते क्यों हैं? फेडरल काउंसिल रखते क्यों हैं? उसको तो अप्रिशिएट कर दें, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। एक जमहूरियत रखी हुई है, उसमें क्या कबात की बात है? यहाँ पे तो आप नामजदगी करेंगे। आइन ये कहता है कि इमरान खान इलेक्ट हो जाए। मैं उनकी जमहूरियत को थोड़ी क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमीर का इंतखाब मैं उसको कब चैलेंज कर रहा हूँ? तो बहुत अच्छी बात है। शूरा प्रूव करती है, शूरा से फिर भी लेनी पड़ी। सर आइन तो एमपी का कहता था कि 2 साल के 2 मरतबा से ज्यादा सदर नहीं होगा। उन्होंने आइन अपना तब्दील कर लिया। अब असफंदियार वली 6ठी मरतबा मुंतखब हो गए हैं। अब आप इसे मुंतखब कहते रहे कि वो मुंतखब हो गए हैं। जी बिल्कुल। साफी साहब, मैं मुख्तसर इन दोनों का झगड़ा यूं ख़त्म कर देता हूं कि देखें, एक लिहाज से हफीजुल्लाह नियाजी साहब की बात इसलिए दुरुस्त है कि जमात इस्लामी के अंदर जमहूरियत ऐसी है कि उसमें किसी तरह का भी आदमी मरकज़ी अमीर बन सकता है। कभी सिराजुल हक यहाँ से, कभी मुनव्वर हसन कराची से, कभी काजी हुसैन अहमद और ख़ानदानी, और वो चीज़ नहीं चलती। लेकिन जो बात कर रहे हैं मज़र साहब, अच्छा जो मज़र साहब बात कर रहे हैं वो इसलिए दुरुस्त है कि फिर जमात इस्लामी का कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है और उसमें मरकज़ी अमीर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं और वो ये तमाम ओहदों पे भी तकर्री करके, तो वो बात ठीक है कि शूरा से उसको एंडोर्स करते हैं, लेकिन सूबाई जो सदूर होते हैं उमरा, उनका भी फिर इस्तिस्वाब होता है, यानी वर्कर से राय ले लेते हैं, लेकिन मरकज़ी अमीर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको रिजेक्ट करे या कि एक्सेप्ट कर ले। तो उस लिहाज से उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन मैं जो असल मौजूद था नून लीग का, कि देखिए ये नामजदगियों पे एक बड़ा एतराज़, और जब लोग फिर इनको कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने आप को सिर्फ पंजाब तक महदूद किया, तो ये बुरा मनाते हैं। आप देखें कि जितने भी तमाम की ओहदे मुस्लिम लीग नून वालों ने बांटे हैं वो सारे पंजाब के हैं, और उसमें भी फिर आप देख लें कि उसमें सेंट्रल पंजाब का गलबा आता है। अच्छा, फिर दूसरे सूबों को ये इतनी अहमियत नहीं देते कि मरकज़ के साथ पंजाब की तंजीम तो अनाउंस कर दी है, लेकिन सिंध की तंजीम उसके साथ अनाउंस नहीं की है, बलूचिस्तान की नहीं की है, पख्तूनख्वा की नहीं की है। ये तफरीक यहाँ पे नजर आती है कौमी पार्टी है कि अपने आप को खुद एक सूबे तक और साहब और साफी साहब माजरत के साथ आप दोनों से वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे ब्रेक लेने का बहुत ज्यादा
हम साफी साहब के इन कमेंट्स पे क्लोज करेंगे जो अपने जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर बेहतर होता अगर पार्टी के अंदर इलेक्शन के जरिए ये तब्दीली की जाती, क्योंकि नून लीग ही है जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती आई है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे, एक और अहम इशू इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से पेट्रोल की कीमत 9 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश पर तंज किया। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमत 9 रुपए इजाफे के बाद 108 रुपए फी लीटर हो जाएगी। तब्दीली पसंद आई। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फैसल वावडा साहब का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कौम 200 रुपए फी लीटर पेट्रोल बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन करप्ट हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकती। बढ़ती महंगाई पर हुकूमती वज़रा के इस किस्म के रद्द अमल पर हमारा सवाल इस तरह से है, पेट्रोल की नई कीमत 108, तब्दीली पसंद आई, बिलावल भुट्टो का तंज। कौम 200 रुपए फी लीटर पेट्रोल भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन करप्ट हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकती। फैसल वावडा, क्या हुकूमत का महंगाई बढ़ने की ये तौजीह पेश करना दुरुस्त है आपके ख्याल में, हाँ या नहीं? सबसे पहले भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, पहले वावडा साहब की वो बात अभी तक नौकरियों वाली हजम नहीं हुई थी, अब वो कह रहे हैं कि 200 रुपए फी लीटर भी बर्दाश्त कौम कर लेगी। आपके ख्याल में ये बयान उनको देना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल भी ये तोजीह पेश करना दुरुस्त नहीं है। मेरा जवाब नहीं में है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो अभी आपने कहा कि कल तक तो वज़ीर ख़ाबी वसाइल फैसल वावडा साहब फरमा रहे थे कि खुशहाली 4 हफ्तों के दूरी पर है, अच्छे दिन आने वाले हैं, हेलमेट पहन कर निकलें, इतनी नौकरियां आएंगी कि आपके मुंह पर पड़ सकती हैं, ज़ख्मी कर सकती हैं, आंख ज़ाया होने का भी ख़तरा हो सकता है। आज वो कह रहे हैं कि 200 रुपये फी लीटर पेट्रोल सह जाओ, टैंकों के आगे लेट जाओ और वगैरह वगैरह। तो पहले तो ये बता दें कि कौन सा बयान उनका अब एक्सपायर हो गया और किस बयान को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए और किस बयान को अगले बयान तक सही समझा जाए। फैसल भाई से दूसरा ये भी कहना है कि लगता है कि हजूर, अगर आपका ताल्लुक मिडिल क्लास से होता या आप लोअर मिडिल क्लास के होते और मेरी तरह किसी पेट्रोल पंप से अपनी तनख्वाह में से पेट्रोल भरवा रहे होते तो हमें भी 200 रुपये लीटर पेट्रोल मंजूर था। और तनख्वाह जो 20% कम हो चुकी हो, 20% कम हो चुकी है और जो अगला नहीं कहता और अगर पहले टैंक के नीचे आप लेटे होते, पहले वाले टैंक के नीचे जो सिर्फ पहला टैंक, उसके नीचे आप लेटे होते तो हम भी लेटने में 1 मिनट ना लगाते। मगर खाली हजूर हमें जोश दिलाने, खिताबत पर टरखाएं ना, प्लीज मेहरबानी करें, अमली तौर पर कुछ करें। हर हुकूमत ने फैसल वाडा साहब से कि हर हुकूमत ने आकर यही किया है, कर्जे ले लिए, डॉलर महंगा कर दिया, अवाम पर टैक्स लगा दिया, यही आप कर रहे हैं। आप तो तब्दीली के अलमबरदार थे। 6 अरब डॉलर सालाना एनर्जी चोरी आपने रोकनी थी, नहीं रोकी। 1 करोड़ टैक्स चोरों पर हाथ डालना था, नहीं डाला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप खत्म करना था, बड़ों से वसूलियां करनी थी। हजूर फैसल वाडा साहब, हम तो पहले ही धोती बुनियान में हैं, अब इसमें चॉइस आपकी है कि आप कौन सी चीज उतरवाना चाहते हैं, उतरवा लें। ठीक। भट्टी साहब, साफी साहब की तरफ जाएंगे। साफी साहब, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। अब रमज़ान आ रहा है, अवाम शदीद परेशान है, ऐसे में कोई रिलीफ की उम्मीद दी जाती, बजाय इसके किस तरह के बयान दे रहे हैं वफाकी वजीर? देखिए, तपिश वहाँ पे महसूस होती है जहाँ पे आग लगी हो। अब ये फैसल वावडा साहब जैसे लोग, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये तो उस शहज़ादे की मानंद है कि जब कहत की सूरत में वो बादशाह से पूछ रहे थे अपने वालिद से कि अगर रोटी नहीं मिलती तो ये लोग बिस्किट क्यों नहीं खाते। तो फैसल वावडा साहब वो तो पहले से ऐसे शहज़ादे हैं कि अगर पेट्रोल 200 की बजाय 2000 बल्कि 2 लाख का लीटर भी हो जाए तो उनको अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस हुकूमत में एक तो इस तरह के शहज़ादे हैं और फिर हुकूमत में आने के बाद तो जो पहले से हम जैसे गरीब थे, कोई जो है जो पीटीआई की बरकत से या तब्दीली की बरकत से वज़ीर मुशीर बने हैं, तो अब वो भी तो ख़ुद बाज़ार नहीं जाते, वो भी तो पेट्रोल, वो तो आके एलीट क्लास बन गई है। वो अली मोहम्मद ख़ान हो या मुराद सईद हो या दूसरा हो, तीसरा हो, अब तो वो उसमें तो वो तो ख़ुद फिर पेट्रोल और इस चीज़ से वो लोग मुबर्रा हो जाते हैं। तो यकीनन वो सही कहते हैं कि 200 की बजाय ये लोग तो 2 लाख फ़ी लीटर भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो आम आदमी है
वो उसकी उस वक़्त तो हालत ये है, ये सिंपल, ये जो भट्टी साहब ने बात की, आप इस वक्त देखें कि नॉर्मल जो लोग बेरोज़गार नहीं, जो रोज़गार वाले भी हैं, उनकी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह हैं। और ये पहले दूसरों को वो ताना देते थे ना, तो मैं फैसल वावड़ा साहब हूँ, हफीज़ शेख भी मिल जाएं, ये बाकी सारे मिल के मुझे ज़रा एक बंदे के 1 महीने का घर का बजट बना के दिखा दे कि वो किस तरह उसमें गुजारा करें। और इसलिए आप देख रहे हैं ये जो तब्दीली वाला तंज़ है, तो ये मुझे समझ नहीं आता कि बिलावल साहब किसको, यानी आजकल हमें भी बड़ा एक लिहाज से अजीब कैफियत से दो चार है। जब मुल्क को देखते हैं, मईशत को देखते हैं, तो वो तबाही की तरफ जा रहा है, तो बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए सफ़रर हमें बड़ी तकलीफ़ भी होती है। लेकिन लम्हा ब लम्हा बहुत सारे मीडिया पर्सनस भी और जो लोग इस तब्दीली के बहुत ख्वाहिशमंद थे जी, तो हमें उससे एक अजीब किस्म की कैफियत होती है कि हमारा भी दिल चाहता है कि हर 5 मिनट बाद उनको कहते रहे कि भाई तब्दीली पसंद आई। सही, यही सवाल फिर बिलावल साहब ने भी उठा दिया। और ये तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, इससे बड़े बड़े लतीफ़े आप वो ज़रा के सुन लेंगे, और जो बड़े बड़े इससे आप देख लेंगे कि इस मुल्क में क्या होने वाला है मईशत। जी साफी साहब, ठीक है। बेनज़ीर शहजादे की मानंद ज़रूर उनकी ज़िंदगी होगी फैसल वावड़ा साहब की, लेकिन बादशाह तो है नहीं यहाँ पे। अवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की क्या ज़रूरत है इस तरह की बातें करके? ये अब से मेरे ख्याल से फैसल वाडा साहब से हमने कहना चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ें, आप बताएं वो जो बारिश हो रही थी नौकरियों की वो कब हो रही है, क्योंकि 4 हफ्ते आए और चले गए। वो जो तेल हामिद बीर साहब ने पूछ लिया था उस दिन सवाल, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाबन कहा कि नहीं देखें आप हालात में तो बेहतरी आ रही है, थोड़ा और टाइम लगेगा, मैंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था। बिल्कुल, उन्होंने 4 हफ्ते क्या 2 से 4 हफ्ते का उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था। उन्होंने कहा था कराची से तेल निकल आएगा, यहाँ पे तो हमारा मतलब हम लोग तेल ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें दे रहे हैं। देखिए हर चीज़ का जवाब यहाँ पे इस हुकूमत का होता है करप्शन। मुल्क में पैसे होंगे तो करप्शन होगी ना, आजकल तो मुल्क में पैसे ही नहीं है। पेट्रोल की कीमत तो देखिए बढ़नी थी, क्योंकि आपके मुल्क में अभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए हर हुकूमत पेट्रोल की प्राइस बढ़ाती है। नून लीग ने भी ये किया था, उनके वक्त मेरे ख्याल से 112 रुपये लीटर था, तो अभी भी ये लोग यही कर रहे हैं। वो तो बढ़नी थी, लेकिन मसला यहाँ पे ये है, जैसे सलीम साफ़ी साहब भी बात कर रहे थे कि तनख्वाहें उसके साथ नहीं बढ़ रही। 15,000 रुपये आपकी मिनिमम वेज है इस मुल्क में, अभी तक तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। और बल्कि मैं अभी हफीज़ पाशा साहब का इंटरव्यू पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा देखिए जो हुकूमत हमें नहीं बता रही, वो ये नहीं बता रही कि गुर्बत कितनी बड़ी है 1 साल में इस मुल्क में, बेरोज़गारी कितनी बड़ी है इस साल, वो हमें इसमें हुकूमत चुप है, वो हमें कोई ना फिगर्स दे रही है, ना कोई नंबर्स दे रही है, ना कोई स्टैट्स दे रही है। पाशा साहब ये कहते हैं कि पिछले 1 साल में उनको लगता है कि कोई 40 लाख लोग गुर्बत की लाइन के नीचे आए हैं, पावर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं, और वो कहते हैं कोई 8 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं 1 साल में। तो इस पे बात होनी चाहिए कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, आपने बढ़ानी थी, हमें पहले भी पता था, वो काफ़ी देर से ये कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। ओगरा ने तो बल्कि उनसे ज़्यादा कहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी ज़्यादा नहीं बढ़ाई, और अभी और हालात ख़राब होंगे। आप IMF के पास जा रहे हैं, आप मिनिमम वेज बढ़ाएं, यहाँ पे मतलब लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, तनख्वाहें 15,000 मतलब वो भी लोगों को नहीं मिलती, कितने कितने महीने तनख्वाहें नहीं मिलती लोगों को। तो ये चीज़ है जो देखने वाली है। सही, ज़्यादा देखने वाली यही चीज़ है। बिल्कुल नई का ऑप्शन आप ले रही हैं। न्यायी साहब इस बारे में क्या समझते हैं हम जानेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। देखते रहिए रिपोर्ट कार्ड। मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, पेट्रोल की कीमत जिस तरह बेनज़ीर ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि बढ़नी तो थी ही, तो फिर कोई कौम को एतमाद में ले लिया जाता, कोई जिम्मेदाराना बयान दे दिया जाता, या फिर इस तरह के एटलीस्ट बयानात ना दिए जाएं? काश मैं भी इन जैसा इंसान होता तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। ऐसा करते हैं कि फैसल वाडा साहब से दरख्वास्त है और बिलावल भुट्टो से भी दरख्वास्त है कि अगर वो अपने अपने नाम से एक पेट्रोल कार्ड जारी कर दें, ताकि आम आदमी जो है उस कार्ड के ज़रिए पेट्रोल डलवा लिया करे। 200 रुपये क्या आप 400 रुपये कर दें पेट्रोल की कीमत, लेकिन वो एक कार्ड इशू कर दें। जिस तरीके से शायद आज भी ईस्ट पाकिस्तान वाला टैक्स अगर अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा, हो सकता है ख़त्म हो गया हो, लेकिन चंद साल पहले तक तो चल ही रहा था वो। तो इस तरह की कोई चीज़ कर दें तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये ज़रा वाडा साहब निकलें, बसों में ट्रैवल करें, जाएं, देखें कि बसों में लोग किस तरह ट्रैवल करते हैं, उनकी क्या परेशानियाँ, और बाकी सबको छोड़ें।
वो अपने इस बयान पर पीटीआई के वर्कर से पूछ लें कि पीटीआई का वर्कर क्या कहता है इस बयान के ऊपर। और जब बिलावल भुट्टो ये बात कहते हैं तो क्या बिलावल भुट्टो ये प्रॉमिस करते हैं उसके साथ कि जब अगर उनकी कभी हुकूमत आई या जो है पिछले दौर में उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। देखिए यही सारा मसला है, हमारे जितने सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने लोगों से सच नहीं बोलते। हम ये तो कहते हैं कि जी मुनाफिक जो है वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन फिर हम वही मुनाफकत करते हैं ये बातें कर करके। क्योंकि मेरा जब दौर था तो मैंने कौन सी महंगाई जो है वो नीचे ले आई। हमने 77 की तहरीक में सुना कि जी 70 की सतह पे कीमतें ले आई जाएंगी, ये भी हम झूठ बोलते हैं। तो हम मुसलसल अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, इसलिए लोगों को आप पर एतमाद नहीं रहता और वो एतमाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते तो कम से कम ये बात तो ना करें कि जी लोग 200 रुपए भी पेट्रोल, जाएं ज़रा पूछें किसी रिक्शे वाले से, पूछें किसी बस वाले से, पूछें जो लोग मिनी बसेस में ट्रैवल करते हैं और वो कितनी कीमत देते हैं। पूछें उन लोगों से जो 2 वक्त की रोटी खाते थे और अब 1 रोटी खाते हैं, जाके पूछें उन लोगों से। ये बातें करना बहुत आसान होती है। न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, मज़हर साहब और बाकी हमारे पैनल में मौजूद शख्सियात ने भी इसके ऊपर बात की है कि जहां एक तरफ जीना मुश्किल है और 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास, जान बचाने वाली दवाओं के पैसे नहीं है, इस तरह इस मौके पर पूरी कौम की नुमाइंदगी किस तरह फैसल वावडा साहब इस बात पे कर रहे हैं? कौम तो रिलीफ मांग रहे हैं। पीटीआई के जिन चंद लोगों पे मैं तनकीद नहीं करना चाहता, उन्हें एक फैसल वाडा भी है, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। बेचारे दूर बैठे दही खा रहे हैं, तो हमें और आपको क्या एतराज़ है? इतने लोग जो है पाकिस्तान में इतनी हरकतें कर रहे हैं पीटीआई के, और फैसल वाडा एक मासूम से हरकत करते हैं और हम उनको आड़ियातों लेना शुरू कर देते हैं। तो डाई हार्ड किस्म के पीटीआई के वर्कर हैं, किला भी उनका मजबूत है माशाअल्लाह, चंद लोगों में से जिनका किला मजबूत है फैसल वाडा का। मुझे एक कमेंट तो बिलावल साहब की जो हिस्से ज़राफ़त है और जो वो मुझे यकीन जानो कि उससे मुझे बहुत जिस तरह से वो फड़की है और जिस तरीके से उसने पूरी कौम को महसूस किया। ये देखो पहली दफ़ा नहीं कहा कि तब्दीली पसंद आई, एक उन्होंने $1 मिलियन कमेंट दिया था और मेरा दिल करता है कि किसी तरीके से ये फंड रेजिंग करके उनके कमेंट के वो कमेंट ऑफ ईयर 2019 में उसे कहता हूँ। उन्होंने कहा था कि खान साहब, इमरान खान, क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई? मैं अंपायर से भी पूछता हूं कि उनको तब्दीली पसंद आई। तो ये तब्दीली पसंद आई इतना खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जब कहा, मेरा ख्याल है कि वो हिट हो गया उनका, और वो बड़े अच्छे पैराए में, क्योंकि ये इस वक्त क्लीशे बन चुका है। साहब गली कूचों में रिसाफी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि पीटीआई वाला बेचारे कहीं नजर आए तो लोग पूछते हैं तब्दीली पसंद आई। तो तब्दीली पसंद आई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑर्डर ऑफ द डे क्लीशे है। मुस्लिम नून का एक दौर जरूर लगा था कि 112 रुपए उनको पेट्रोल की कीमत मिली थी मई 2013 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि 6-7 महीने 8 महीने के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो गिरना शुरू हुई और गिरते गिरते वो 72 रुपए पे आ गई। तो उनका एक दौर लग गया, उनका अच्छा ज़माना था। इसलिए आप जितनी इंडेक्स देख लें इन्फ्लेशन के, जो 2-3% रही है और बहुत कम रही है 3-4 साल इन्फ्लेशन। पीटीआई के वक्त में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है, लेकिन उस तरह नहीं बढ़ी जैसे कीमत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उसका तयन नहीं किया। IMF के पास ये 8 महीने पहले चले जाते, ये इतने बड़े मैस में ना होते। इनके पास ज्यादा बेहतर सूरत हाल होती, क्योंकि इन्होंने इनके डिसीजन लेने की क्वालिटी और ये कैपेसिटी वो इतनी पुअर है कि उसमें ये कुछ भी नहीं। बयान से मुतालिक हम कोई ऑप्शन आपका, क्योंकि आप बाकायदा तौर पे कुछ कह नहीं रहे, नहीं तो लिख रहे हैं आपने, तो ऐसे उनके ऊपर कमेंट नहीं किया, लेकिन बिलावल भुट्टो के हिस्से मज़ाह की आपने बहुत ज़्यादा तारीफ की है। पूरे पैनल ने इस सवाल के जवाब में नहीं का ऑप्शन लिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।